Hi everyone, so in this video I'll be telling you English mains level strategy for bank exams and I hope this video will be helpful for you. अगर आपके अभी बेसिक्स क्लियर नहीं है ना तो प्लीज़ पहले आप प्रीलिम्स वाली वीडियो चेक करना. ये उन लोगों के लिए वीडियो है मेंस की जो एटलीस्ट 20 मार्क्स स्कोर कर पा रहे हैं, 18 to 20 एटलीस्ट स्कोर कर पा रहे हैं प्रीलिम्स में, तब वो जाके मेंस पर मूव कर सकते हैं. अगर अभी आपके प्रीलिम्स में ही 8-10 स्कोर आ रहे हैं तो पहले प्लीज़ आप वो वीडियो चेक करना, वो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगी एंड उसके बाद आप मेंस पर मूव करना. वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना. अगर आपके अभी प्रीलिम्स में 20 मार्क्स तक आ रहे हैं ना तो आई एम टेलिंग यू मेंस में अगर आप सिलेक्टिव क्वेश्चंस करोगे ना, नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करोगे तो 20 तक हर कोई स्कोर कर सकता है. 20 प्लस स्कोर करने के लिए आपको थोड़ा सा प्रो होना पड़ेगा इंग्लिश में, लेकिन 20 स्कोर करना इज़ नॉट इम्पॉसिबल. आप वो इजीली कर सकते हो, बस आपको सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस आना चाहिए, आपको नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करनी आनी चाहिए. पहले तो आप एक चीज़ समझो, इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है कि आपने कुछ याद कर लिया तो आपके मार्क्स आ गए. जैसे जीए में होता है, क्वांट में होता है कि चीज़ें याद करके फॉर्मूला पुट करा और आंसर आ गया. इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जैसे एक हिंदी लैंग्वेज है ना, ऐसे ही इंग्लिश एक लैंग्वेज है. आपको उसमें कुछ लर्न नहीं करना. इवन मुझे आज तक भी एक भी ग्रामर रूल नहीं आता, फिर भी मैं सही स्कोर कर लेती हूँ एग्जाम में. और आप ना सिंपल चीज़ों को इतना कॉम्प्लेक्स मत करो कि हर एक चीज़ में ग्रामर रूल के हिसाब से ये हो रहा है, ये हो रहा है. अगर आप बिल्कुल ही वीक हो, मतलब 5-6 मार्क्स आ रहे हैं, तब तो आपको ज़रूरत है कि आपको ग्रामर रूल्स पता होने चाहिए. बट अगर आपके थोड़ा बहुत ठीक है ना तो इतना ग्रामर रूल्स के पीछे भागना बंद कर दो. मेंस की बात करते हैं, मेंस में किस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं और आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, कैसे मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो. देखो मेंस में ना जिस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं ना, दैट इज़ आरसी. सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको आरसी के देखने को मिलते हैं. और आरसी में ना आपसे इन्फ्रेंस पूछा होता है कि फर्स्ट पैरा का इन्फ्रेंस क्या है, सेकेंड पैरा का इन्फ्रेंस क्या है. तो उसको आप तभी कर पाओगे जब आप अपनी रीडिंग इंप्रूव करोगे. यू कैन यूज दिस बुक ऑल्सो टू प्रैक्टिस आरसी. यहाँ पर आपको आरसी के साथ साथ सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस मिल जाते हैं बहुत सारे प्रैक्टिस करने के लिए. अगर आपको है ना ऑफलाइन सोर्स चाहिए तो आप ये पीडब्ल्यू की केवाईसी बुक ले सकते हो. इस बुक का सबसे अच्छा बेनिफिट आपको यही होगा कि स्क्रीन टाइम भी नहीं होगा. आप रात को सोने से पहले यहाँ से बुक उठा के और एक आरसी रीड कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो. आरसी के साथ साथ आपको यहाँ पर सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस मिलते हैं, नॉट ओनली आरसी. एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर आपको ना लेवल वाइज क्वेश्चंस मिलते हैं. लाइक इफ यू विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग आरसी तो आपको पहले ना प्रीलिम्स लेवल आरसी मिलेंगी, इजी आरसीज. तो आप सबसे पहले इजी लेवल से स्टार्ट करोगे, उनको रीड करो, उनको अंडरस्टैंड करो, उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे मूव करना, फिर आप उनको पढ़ सकते हो, उनको अंडरस्टैंड कर सकते हो. और यहाँ पर काफ़ी अच्छे लेवल की आरसीज दी हुई है. इवन मेंस लेवल आरसी भी आपको इस बुक में मिल जाएगी. इसका प्राइस भी कुछ ज़्यादा नहीं है. अगर आप कोई टॉपिक टेस्ट भी परचेज करोगे आरसी प्रैक्टिस करने के लिए या इंग्लिश के टॉपिक्स प्रैक्टिस करने के लिए तो भी वो आपको इतना ही कॉस्ट करेगा. सो आई थिंक आप इसे परचेज कर सकते हो इफ़ यू वांट टू. एंड प्लीज़ एक बार चेक कर लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगी. इसमें आपको सारे टॉपिक्स के मिलते हैं. मैं आरसी पर इसलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि आरसी देखो अब यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी दे रखी है, राइट. तो आपको ये मेंस में काम आएगी, आपकी रीडिंग हो जाएगी. आप इसे बार बार रीड कर लेना, समझने की ट्राई करना. केवाईसी की और सब्जेक्ट की भी बुक्स है, बैंकिंग अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, डीआई, क्वांट, तो आप ये भी चेक कर सकते हो. इनका कॉम्बो भी आता है. आई विल ड्रॉप द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगी. जब तक आपकी रीडिंग इंप्रूव नहीं होगी ना, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग स्किल्स, आपको इन्फ्रेंस करना आना चाहिए कि उस बात से आप क्या समझ पा रहे हो. जैसे अगर हिंदी में मैं आपको कोई बात कह रही हूँ और आपको उससे क्या समझ आया है, दैट इज कॉल्ड इन्फ्रेंस. तो ऐसे ही इंग्लिश में एक पैरा गिवन होता है, उसका आपसे इन्फ्रेंस पूछा होता है कि इस पैरा से आपको क्या समझ आ रहा है, मतलब आप क्या समझ पा रहे हो इस पैरा से. उसमें कुछ डायरेक्ट गिवन नहीं होता. आरसी में जैसे हमारी प्रीलिम्स की आरसी होती है उसमें डाटा गिवन होता है और ऑप्शंस पे हम चेक कर लेते हैं, अच्छा ये डाटा मैच कर रहा है, टिक कर देते हैं. लेकिन मेंस में क्या होता है कि आपसे इन्फ्रेंस पूछा होता है और वो इन्फ्रेंस आप तभी कर पाओगे जब आपकी अंडरस्टैंडिंग और रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होगी. तो व्हाट आई यूज्ड टू डू, अभी तो मैं नहीं करती हूँ, पहले मैं करा करती थी कि मैं ना डेली बेसिस पर एक प्रीलिम्स लेवल आरसी और एक मेंस लेवल आरसी जरूर प्रैक्टिस करती थी. तो आप भी यही करा करो कि ना आरसी ही प्रैक्टिस करो. अगर आपको एडिटोरियल पढ़ना पसंद है, नथिंग इज बेटर देन दैट. लेकिन अगर आपको एडिटोरियल बोरिंग लगता है तो कुछ भी पढ़ो. लेकिन मुझे क्या बेस्ट लगता है कि मैं आरसी अटेम्प्ट करती हूँ. आरसी क्या होता है, एग्जाम लेवल ही रहता है, वहां से प्रैक्टिस कर लेती हूँ, वही रीड कर लेती हूँ. जिस टाइम आप क्विज अटेम्प्ट कर रहे हो ना उस टाइम तो जल्दी जल्दी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो, लेकिन सबमिट करने के बाद ना उसी आरसी को रीड करो
आरसी को समझने की कोशिश करो। देखो आपने क्विज को सबमिट कर दिया और आरसी आपको समझ ही नहीं आ रही, उसको एक बार पढ़ो, नहीं समझ आ रहा फिर से पढ़ो, नहीं समझ आ रहा फिर से पढ़ो, खुद से पढ़ो। अगर आप उस रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग में भी ये सोचोगे ना कि कोई मुझे हेल्प कर दे, गूगल से चेक कर लेता हूँ, ट्रांसलेट कर लेता हूँ, तो आप वो खुद से नहीं समझ पाओगे। इसलिए उसे खुद से समझने की कोशिश करो। जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल अच्छी नहीं होगी, आपको वो लैंग्वेज समझ नहीं आएगी, आपके स्कोर नहीं इंप्रूव होंगे। देखो मेंस लेवल जो इंग्लिश स्ट्रैटेजी है ना, दैट इज इंटरकनेक्टेड विद क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग में भी यही है कि आपको वो पैरा समझना होता है। तो आप सोचो ये कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करना, कि वो आपको क्रिटिकल रीजनिंग में भी हेल्प करेगा और वो आपको इंग्लिश में भी हेल्प करेगा, राइट। मेरे क्रिटिकल रीजनिंग में मार्क्स क्यों आते हैं, मेरे इंग्लिश में मार्क्स क्यों आते हैं? क्योंकि मेरी रीडिंग स्किल्स अच्छी है। अगर आप मुझसे ये पूछोगे ना कि ग्रामर रूल बताना, ग्रामर रूल के हिसाब से बताना, तो मैं नहीं बता सकती। मैं एरर क्वेश्चंस भी रीडिंग स्किल्स के बेसिस पर मार्क करती हूँ कि ये मुझे पढ़ने में अजीब लग रहा है, ये मुझे पढ़ने में ठीक लग रहा है। लेकिन मैंने देखे बहुत सारे एस्पिरेंट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसकी फर्स्ट फॉर्म, पता नहीं क्या क्या, लेकिन मुझे वो सब नहीं आता है। मैं सीरियसली ग्रामर रूल्स के बेसिस पे कभी भी कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं करती हूँ। मुझे जो पढ़ने में ठीक लगता है ना, मैं वही मार्क करती हूँ। देखो सबसे पहले तो ना अपने रूटीन में रीडिंग करना स्टार्ट करो। मतलब ये सोचो कि मुझे रोज कुछ ना कुछ पढ़ना है, जो भी आपको पसंद है आप वो पढ़ो, लेकिन रोज आप पढ़ो, उसको समझने की कोशिश करो। जब तक आपको वो समझ नहीं आ रही ना, तब तक उसे पढ़ते रहो, लेकिन खुद से समझो उसे। जब तक वो फ्रस्ट्रेट नहीं होगे ना आपकी, मेरे को समझ क्यों नहीं आ रहा है, तब तक वो आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए बार बार उसे पढ़ो। एक ना मैं क्रिटिकल रीजनिंग की वीडियो पोस्ट करूंगी, तो उससे क्या आपको समझ आएगा इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस आप कैसे कर सकते हो, तो वो भी आप प्लीज देख लेना। मैं इसी वीक ट्राई करूंगी कि मैं अपलोड कर दूं बाय संडे और मंडे, सो आप वो वीडियो भी देख लेना। उससे आपको ज्यादा समझ आएगा कि इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस कैसे करे जाते हैं ये सब। नेक्स्ट एक टॉपिक आता है एग्जाम में, दैट इज पैराजंबल। कभी कभी तो इतने हाई लेवल का आ जाता है कि वो मुझसे भी सॉल्व नहीं होता। अगर वो मुझसे सॉल्व नहीं होता ना, तो मुझे एटलीस्ट फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस समझ आ जाता है कि ये और ये सेंटेंस बन रहे हैं। तो एटलीस्ट आप वो 2 मार्क्स लूज मत करना, फर्स्ट और लास्ट तो जरूर करके आना। देखो मैं आपको ना मेंस का एक सिंपल सा फॉर्मूला बताती हूँ कि आपको सारे क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट करने होते हैं। वो वोकैब के डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें डायरेक्टली स्किप कर दो। पैराजंबल अगर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आ गई है, तो वो पूरी पैराजंबल आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सोचो अगर आपने पैराजंबल सॉल्व करा और उसे गलत ही कर दिया, तो फालतू के आप नेगेटिव मार्किंग लेकर जाओगे। लेकिन अगर आपको ये समझ आ गया ना कि फर्स्ट सेंटेंस ये है और लास्ट सेंटेंस ये है, तो एटलीस्ट आप वो क्वेश्चंस मार्क कर दो, 2 मार्क्स तो आपको मिलेंगे। तो इसलिए फर्स्ट और लास्ट मैं भी यही करती हूँ कि अगर मुझे समझ ही नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, तो मैं फर्स्ट और लास्ट को मार्क कर देती हूँ। पैराजंबल की मैंने एक वीडियो भी पोस्ट करी थी, प्लीज आप वो भी चेक कर लेना, वो शायद आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। हाउ आई सॉल्व पैराजंबल, मैंने उसमें एक्सप्लेन करा है बहुत अच्छे से। तो मैं क्या करती हूँ कि कनेक्टर्स बना लेती हूँ पैराजंबल में, फर्स्ट लास्ट सेंटेंस पता चल जाता है, उसके बाद कनेक्टर्स बना लेती हूँ। फिर बस वो पुट करने होते हैं कि ये वाला सेंटेंस पहले आएगा या ये वाला सेंटेंस बाद में आएगा। तो मेंस में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, एक तो आरसी आती है, पैराजंबल आती है, वो मैंने आपको बताया। उसके बाद आपके पास क्लोज टेस्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल 5 क्वेश्चंस है क्लोज टेस्ट के, उसमें से 1-2 होंगे जो डुएबल होंगे और 2-3 होंगे जो बिल्कुल नहीं कर सकते, जो मैं भी नहीं कर सकती। तो उन्हें आप स्किप करो ना। आप क्यों सोच रहे हो कि आपको सब कुछ करके आना है? आपको सब कुछ नहीं करके आना है। आप उन क्वेश्चंस को स्किप कर दो जो डिफिकल्ट वोकैब है, और जो डुएबल है उसको करके आओ। लेकिन आप 5 के 5 करने के चक्कर में क्या करोगे कि अपनी नेगेटिव मार्किंग ले लोगे। जो 2 आपको क्लोज टेस्ट के आते भी थे ना, उन्हें भी आप गलत कराओगे नेगेटिव की वजह से। तो बेटर जो आता है सिर्फ वही अटेम्प्ट करो। आप इंग्लिश में ना एक और चीज नोट करना, जो आपको एकदम से लगेगा ना देख के कि ये वाला आंसर हो सकता है, लेकिन फिर आप अपना दिमाग लगाओगे कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये हो सकता है, तो आप गलत करके आओगे। जो आपको फर्स्ट इंस्टिंक्ट में समझ आ रहा है ना, वही सही आंसर होता है। लेकिन जहाँ आप अपना ज़्यादा दिमाग लगा देते हो ना, वहाँ पर वो आंसर गलत हो जाता है। इसलिए बहुत काम होकर और अपने ऊपर ना ट्रस्ट करो कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। तो मैं मेंस के लिए ना ऐसे आपको कोई प्रॉपर स्ट्रैटेजी टाइप नहीं बता सकती। मैंने बस आपको चीज़ें बताई हैं जिन पर आपको फोकस करना चाहिए, सो दैट आपके मार्क्स इंप्रूव हो। सो अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपको मेंस इंप्रूव करना है ना, डेली बेसिस पर मेंस लेवल क्विज प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। सबमिट करने के बाद एनालाइज करो। नेक्स्ट आरसी अपने शेड्यूल में ना ज़रूर इंक्लूड करो, आरसी मेंस लेवल आरसी, और उसको सबमिट करने के बाद ज़रूर रीड करो। दिस विल हेल्प यू अ लॉट। अगर एक बार में पढ़ के समझ नहीं आया उसको फिर से पढ़ो, दूसरी बार समझ नहीं आया फिर से पढ़ो, लेकिन खुद से समझने की कोशिश करो। अगर आप वीडियो देखकर समझने की कोशिश करोगे ना, तो क्या होता है कि टीचर्स हमें एक्सप्लेन कर देते हैं, हम अपने आप को इतना प्रेशराइज ही नहीं करते कि हमें वो चीज़ समझनी है। बेटर उसको खुद से पढ़ो, खुद से समझो,
सबमिट करने के बाद एक एक क्वेश्चन एनालाइज अच्छे से करो कि इसमें मैं क्यों गलत करके आया हूँ। बाय टाइम ना आपको समझ आएगा कि कहाँ पर मैं मिस्टेक करता हूँ, आप उस क्वेश्चन को स्किप करना स्टार्ट कर दोगे। तो इसलिए एनालाइज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा जब भी सॉल्यूशन रीड कर रहे हो ना, उसको डिटेल में रीड करो कि यहाँ पर क्यों एरर था या यहाँ पर इस क्लोज टेस्ट में ये क्यों वर्ड आया है। तो वहीं से आपको धीरे धीरे ना आदत होगी समझने की चीज़ों को। तो आई थिंक मैं आपको मेंस के लिए इतना ही हेल्प कर सकती हूँ कि डेली बेसिस पर आप क्विज प्रैक्टिस करो, डेली बेसिस पर आप आरसी प्रैक्टिस करो, खुद से अंडरस्टैंड करो एंड जितने हो सकते हैं ना उतने क्विज अटेम्प्ट करो। क्विज आपके पास कोई पेड सब्सक्रिप्शन है वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आपके पास कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है तो फ्री सोर्सेज भी बहुत सारे हैं, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको इतनी सारी पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। आप ना 1 महीने के लिए आरसी डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करो, मेंस और प्रीलिम्स, एक प्रीलिम्स की करना और एक मेंस की करना। उसके बाद ना प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताना कि आपको इंग्लिश में कितनी इंप्रूवमेंट हुई है। आई कैन बेट यू ऑन दिस, अगर आपने 1 महीने तक डेली बेसिस पर एक प्रीलिम्स लेवल आरसी और एक मेंस लेवल आरसी प्रैक्टिस करी ना, तो आपकी इंग्लिश अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी। प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे, प्रैक्टिस करने का मतलब ये कि आपने वो पूरी आरसी रीड करी है और उस पूरी आरसी को अंडरस्टैंड करा है। तो या गाइज, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।